नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम शुरुआत करेंगे अच्छी खबर को लेकर, क्योंकि ज्यादातर आप देखिए कि कोरोना के हवाले से ही खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जगह जगह से आपको रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आज हम अच्छी खबर से शुरुआत करेंगे जो कोरोना वॉरियर्स के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। आपको यह भी बताना बहुत जरूरी है कि उपराज्यपाल की तरफ से इंसेंटिव 3 महीनों के लिए दिए गए हैं। जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर थी देखने वाली, और 3 महीनों के लिए इंसेंटिव जो देने की बात कही गई है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, और अलग अलग मानदेय के साथ प्रदान की जाएगी। तो सबसे पहले यह समझिए कि जो स्पेशल इंसेंटिव यहां पर आने वाले 3 महीनों में दिया जाएगा, जिसमें मई महीना, जून और जुलाई को चुना गया है, और 24/7 जो भी लोग यहां पर काम करते हुए नजर आएंगे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, कोविड के मद्देनजर रखते हुए आप देखिए किस तरह से डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ जो है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। और उसके साथ ही साथ यहां पर ड्राइवर, स्वीपर्स का काम कितना चैलेंजिंग बनता जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह थी कि 10,000 रुपया महीना इन्हें भी दिया जाएगा, जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, पीजी हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, और 7,000 रुपया महीना इन्हें भी दिया जाएगा, जो इनकी वेतन है, जो इनका मानदेय है 1 महीने का, उसके साथ ये भी दिया जाएगा। और जाहिर तौर पर ये अच्छी खबर ही निकलकर सामने आई थी, क्योंकि 7,000 रुपया नर्सिंग स्टाफ को दिया जाएगा, पैरामेडिकल स्टाफ को दिया जाएगा, उसके साथ ही 5,000 रुपए स्वीपर्स को दिए जाएंगे, ड्राइवर्स को दिए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो इस वक्त कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ बैठकर पूरा काम करते हुए नजर आ रहे हैं जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग है, और साथ ही साथ डॉक्टर्स हैं, वो इस वक्त फ्रंट फुट पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अनिल गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर आने वाले समय में भी किस तरह से योजनाएं जो है वो सरकार की तरफ से सामने रखी जा सकती है। अनिल जी, पहला सवाल यही है कि बहुत ही राहत भरी खबर जो है वो आज निकलकर सामने आई है। हर दिन हम कोविड को लेकर बात करते हैं, लेकिन आज हम इस पॉजिटिव न्यूज से शुरुआत करेंगे। क्या कहेंगे आम जनता को? धन्यवाद आशा जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी कोविड के फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको सलाम करता हूं। जैसा आप जानते हैं कि कोविड 1 के बाद कोविड 2 और खास बीच में अंतर नहीं रहा, इसलिए हमारे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनकी जो लिमिट ऑफ टॉलरेंस है वो ऑलमोस्ट फाइनल लिमिट्स पे पहुंच चुकी है। अगर कोई ऐसा स्टेप न उठाया जाता जिससे कि इनका मनोबल बढ़े और जिससे कि इनके अंदर भावना जागे कि ये अपने आप को बियॉन्ड द लिमिट एक्सटेंड करें और स्ट्रेच करें, तो मुश्किल हो सकता था। इसलिए उपराज्यपाल द्वारा ये अनाउंसमेंट बहुत ही वेलकम न्यूज है, और इससे जितने भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। 17,000 का अंदाजा है, तो 17,000 का मतलब है कि 17,000 कुनबे, 17,000 परिवार, उनको इंसेंटिव मिलेगा। फाइनेंशियल इंसेंटिव के साथ साथ उनको एक्सटेंशन भी दी गई है। जो मई से लेकर दिसंबर के बीच में रिटायर होने हैं, उन सब की सर्विस 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। तो ये शुरुआत है, क्योंकि हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे पास मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ और बाकी फ्रंट एंड वॉरियर्स की कोई कमी ना हो। अनिल जी, क्या लगता है जिस तरह से ये इंसेंटिव की खबर सामने आई है, जाहिर तौर पर उन लोगों के लिए राहत की सांस तो है ही, लेकिन एक मनोबल को बढ़ाने का काम भी यहां पर किया गया है। अब क्या लगता है कि जो बाकी जितने भी कर्मचारी हैं, जो यहां मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी इस तरह से इंसेंटिव रखना बहुत जरूरी था सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो मैं फ्रंटलाइन वॉरियर की बात ही करूंगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं एलजी साहब को और उनके माध्यम से केंद्र सरकार का अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार कोविड 1 के टाइम पर 50 लाख का इंश्योरेंस किया गया था फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए, और 31 जनवरी को इस साल डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, उसको पुनः लागू करना चाहिए। फ्रंटलाइन वॉरियर्स का इंश्योरेंस करना इस वक्त बहुत जरूरी है। इससे सबसे ज्यादा मनोबल उनका बढ़ेगा, और साथ ही साथ उनके परिवारजनों को भी कुछ राहत मिलेगी। यहां तक बात है दूसरा पैकेज की, फाइनेंशियल पैकेज की, सिमुलेशन पैकेज की, वो सरकार जरूर इसके बारे में सोच रही होगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो नेशनल इकोनॉमी है
वो किसी तरह रुकनी नहीं चाहिए। सवाल यहाँ पर यह है और कि जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वो रोजमर्रा का काम करने के लिए निकल रहे हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। हर किसी को अपने घर की चिंता यहाँ पर सता रही है, क्योंकि लॉकडाउन जिस तरह से बढ़ता जा रहा है तो जाहिर तौर पर हर कोई ये समझता है कि घर के अंदर किस तरह से गुजारा चलाना है, काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर प्रशासन की तरफ से इस तरह से इंसेंटिव की घोषणा की जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें कटौती जरूर होगी, और अगर ये लोग घर के अंदर रहते हैं तो कोरोना के केसेस भी कम हो जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए तो सरकार ने पहले से फ्री राशन का 3 महीने के लिए 5 kg पर फैमिली अनाउंस कर दिया है। बाकी जितने भी इंसेंटिव सिमुलेशन चाहिए उसका नेशनल लेवल के ऊपर संज्ञान लिया जाएगा, और जिस प्रकार जरूरी है उनको अनाउंस किया जाएगा, जब कुछ स्कीम्स को एक्सटेंड किया जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे स्काइप पर, और जिस तरह से वो पूरी बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे, जाहिर तौर पर सवाल यहां पर यही है कि जो लोग इस वक्त इंसेंटिव की जिन्हें जरूरत है उनके लिए भी होना चाहिए था। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग मजदूर हैं उनका भी सोचा जाना चाहिए था। जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो रोज कमाते हैं खाते हैं, उनके लिए सोचना बहुत जरूरी था। लेकिन एक बहुत ही बड़ी और राहत भरी खबर कोरोना वॉरियर्स के लिए, उनके लिए तो ये पैकेज होना बहुत जरूरी था, क्योंकि फ्रंट फुट पर इस वक्त वो लड़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ प्रशासन को इन लोगों की तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी। आगे बढ़ जाएंगे, आपको सांबा लिए चलेंगे, और सांबा से भी आज खबरें जो है वो निकलकर सामने आई हैं। जिस तरह से पहले ऑक्सीजन प्लांट को लेकर बात कही जा रही थी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, लेकिन जिला सांबा के अंदर अब आप देखिए कि खुद किस तरह से आला अधिकारी जो है वो निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर आपको यह भी दिखाना बहुत जरूरी था कि जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर बात की जा रही है कि हर एक जिले के अंदर किल्लत होती हुई नजर आ रही है, और इस पर अब समझना यह था कि आखिर कैसे आने वाले समय में प्रशासन जो है वो काम करेगा। सबसे पहले डीसी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं और उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर जब वो रात को 12 बजे निरीक्षण के लिए पहुंची हैं तो किस तरह से अब यहां पर सांबा प्रशासन जो है वो काम करेगा। तो मैम, किस तरह से आगे आने वाले समय में प्रशासन जो है वो काम करेगा? हेलो मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी मैम, सवाल यह है कि जिस तरह से आप 12 बजे ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंचती हैं, वहां पर निरीक्षण किया जाता है, ऑक्सीजन की कमी को लेकर हर बार बात करने की कोशिश की जा रही है पूरे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, जिला सांबा के अंदर क्या सूरत हाल? देखिए, यहाँ पे एक आपको जैसे मालूम ही होगा बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी और हमारे यहाँ सांबा में भी एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है, और ये बिल्कुल अब फाइनल स्टेज पे है। और टेस्टिंग इसलिए हमने कल रात को हम इसमें फाइनल टचेस जो थे वो दे रहे थे, और हमने कल थोड़ा ट्रायल रन किया था। उसके बाद हम टेस्टिंग पे इसको हमने डाला हुआ है एंड उसको पूरा वॉच कर रहे हैं, और होपफुली ये बहुत जल्दी कमीशन हो जाएगा, और उस तरह से फिर हमारे यहाँ सांबा डिस्ट्रिक्ट में। मैम, कब तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्लांट जो है वो रनिंग करना शुरू कर देगा? कब से चालू हो जाएगा? ये तो देखिए, ट्रायल रन इस समय चल रहा है और ठीक चल रहा है। कुछ छोटे मोटे इश्यूज हैं जिसको हम प्लग कर रहे हैं, तो वो जैसे ही हो जाएंगे तो हम इसको फॉर्मली कमीशन कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि डीसी सांबा हमारे साथ जुड़ी हुई थी अनुराधा गुप्ता, जो पूरी तरह से यहाँ पर जानकारी दे रही थी, और खुद रात को 12 बजे ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंचती हैं, वहां पर पूरी तरह से निरीक्षण करने की कोशिश की जाती है। अब लाइव हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ऋषि खजूरिया सांबा से ही, और उनसे ही जानेंगे कि आखिर कोविड के हवाले से किस तरह से खबरें जिला सांबा से निकलकर सामने आ रही है। तो ऋषि, सवाल यहां पर यही है कि डीसी जो है वो एक्शन मोड में देखी जा रही है, लेकिन कब तक प्रशासन इसे मूल रूप से जो काम है वो चलाने के लिए तैयार कर देगा? देखिए, इस समय जो पूरे देश में हालात बने वो सबके सामने है, और एक चिंता का माहौल इस समय बना हुआ है। और इस समय एक ही चैलेंज है कि जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी पूरे देश भर में इस समय सामने आ रही है, तो इस कमी को दूर करने के लिए अगर जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो दिन रात काम कर रहा है। हमें स्टैंड रहना होगा प्रशासन के साथ कि इस पूरी महामारी में लगातार वो अपना एक एक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर पर मैं जिला सांबा की बात करना चाहूंगा। हम खुद रात को पहुंचे 12 बजे अस्पताल में, और वहां पर डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी मौके पर पहुंची थी, और वो फाइनल रिव्यू कर रहे थे इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का, जो कि एक रामबाण साबित होगा जिला सांबा के लोगों के लिए। और उन्होंने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए कि आज इसको शाम तक कहीं ना कहीं इसको सुचारू करना है, इसे फंक्शनल करना है, जिसको लेकर लगातार कवायद यहाँ पर तेज है, और यहाँ पर जो इंजीनियर्स है वो लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज देर शाम को ही सही, लेकिन ये पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा। ऋषि, अब तक कोविड के आंकड़े की अगर हम बात करें तो कितनी मौत के मामले सामने आ चुके हैं?
देखिए कि अभी तक जिला सांबा में अगर बात करें तो जो डेथ का आंकड़ा है वो 59 पहुंच चुका है, और उसी के चलते अगर बात करें तो एक और रिकॉर्ड जिला सांबा ने बना लिया है इस कोविड के चलते। 200 का आंकड़ा जो है वो क्रॉस हो चुका है। पिछले 24 घंटे में जिला सांबा में 209 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और यहां से हालात कहीं ना कहीं बदतर होते जा रहे हैं। इसको लेकर भी हमने जब डीसी मैडम से बात की तो उन्होंने कहा कि पॉजिटिविटी रेट इस बार काफी ज्यादा देखा जा रहा है जिला सांबा में, और एहतियातन तौर पर जो भी प्रशासन स्टेप उठा रहा है उसका लोगों को पालन करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस समय है कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को सुचारू किया जाए। मैं इसके हवाले से आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर इस प्लांट की बात करें तो 1000 एलपीएम की कैपेसिटी का ये प्लांट है, जो कि 70 बेड्स को सप्लाई करेगा ऑक्सीजन की। और उसी के साथ साथ अगर बाहर से भी कोई पेशेंट यहाँ पर लाया जाता है कोविड पॉजिटिव, या जिसको सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो उसको यहाँ पर ऑक्सीजन दी जाएगी। यानी पूरी तरह से यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है उसको सुचारू किया जा रहा है। टास्क फोर्स जो वो बना दी गई है कि पूरे इस ऑक्सीजन प्लांट का कितने लोगों को फायदा होगा? देखिए मैं आपको सीधे तौर पर बता रहा हूं कि 70 बेड जो यहाँ पर सप्लाई ले सकते हैं इस ऑक्सीजन प्लांट की, और उसी के साथ साथ बाहर से कोई व्यक्ति अगर आता है तो उसको भी सप्लाई दी जाएगी। और ऑक्सीजन हब बन रहा है इस समय जिला सांबा। 6 जो प्राइवेट सेक्टर में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो चल रहे हैं, और 2 जो सरकारी अस्पतालों में प्लांट्स लगाए गए हैं। तो यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर यूटी को इस समय फीड कर रहा है जिला सांबा। तो ये जिला सांबा के लिए भी एक चैलेंज होगा, प्रशासन के लिए चैलेंज होगा कि यहाँ पर सप्लाई जो वो इंटरप्ट ना हो, सुचारू रूप से हर एक पेशेंट तक ये ऑक्सीजन पहुंचे। इस चीज को सुनिश्चित करना है, जिसको लेकर टास्क फोर्स बनाई गई है। चलिए ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता सांबा से जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से सूरत हाल जिला सांबा के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये ऑक्सीजन प्लांट आज शाम तक पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। ट्रायल बेसिस पे आपने देखा कि डीसी का साफ तौर पर कहना था, अनुराधा गुप्ता बात करती हुई नजर आ रही थी कि ट्रायल बेसिस पे इस प्लांट को चलाया गया है, लेकिन शाम तक मुकम्मल तरीके से इसका काम जो है वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जनता को इसे समर्पित कर दिया जाएगा। लोग इसका लुत्फ यहां पर उठा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरह से हर एक जिले के अंदर से खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि वैक्सीनेशन के हवाले से काम नहीं हो रहा, ऑक्सीजन के हवाले से काम नहीं हो रहा, यानी कि प्रशासन की तरफ से जो बात कही जा रही है वो सही बात नहीं है। अगर आप ग्राउंड पर जाकर देखें, चेक करें, तो कुछ और ही तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही हैं। अब आपको लिए चलेंगे श्रीनगर, और श्रीनगर के अंदर भी आप देखिए कि आज डीसी जो है वो किस तरह से एक्शन मोड में देखे गए हैं। कई व्हीकल्स को सीज किया गया है, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन की भी कमी यहां पर नजर आ रही थी। और उसके साथ ही आपको यह भी बताना बहुत जरूरी है कि लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए लोगों पर अब नकेल कसना प्रशासन ने शुरू कर दिया है, क्योंकि ज्यादातर मामले कश्मीर से सामने आए थे। और अगर हम श्रीनगर की बात करें तो आप देखिए श्रीनगर जो है वो किस तरह से हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अहम सवाल यहां पर यही रहता है कि एक तरफ जब हॉटस्पॉट यहां पर श्रीनगर बन रहा है, तो कैसे उस पूरे हॉटस्पॉट को खत्म करना है, कैसे आपको वहां से इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। क्योंकि ज्यादातर अगर हम मौत के आंकड़े की बात करें तो आप देखिए कि 14 और मौतें जो हैं वो श्रीनगर कश्मीर के अंदर से निकलकर सामने आई हैं, जिसमें अब डेथ टोल जो है वो 2435 होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें जेएलएनएम अस्पताल से भी लोग जो है वो यहां अपनी जिंदगी की जंग को हार चुके हैं। एसएमएचएस अस्पताल की बात करें तो वहां पर भी कई लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा की बात कर लीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोपोर की बात कर लीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इरफान फाजिल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। इरफान, क्या कुछ है अपडेट वहां पर, क्योंकि आज जिस तरह से डीसी को एक्शन मोड में देखा गया है, कई गाड़ियों को सीज भी किया गया। देखिए आशा जी, अगर मैं बात करूं लॉकडाउन को लेकर, तो लॉकडाउन के साथ साथ आज शहर श्रीनगर में डिप्टी कमिश्नर की एक जबरदस्त ड्राइव जो है पुलिस अफसरान के साथ हुई, जिसमें उनको इत्तला मिली थी कि शहर में कुछ ट्रांसपोर्ट को लेकर वायलेशंस हो रही है और जानबूझ के लोग घरों से बाहर आ रहे हैं। तो हमने देखा सुबह सुबह जहांगीर चौक से लेकर लाल चौक तक एक ड्राइव ली गई, जिसमें कई सारे व्हीकल्स को चालान किया गया और कई सारे व्हीकल्स को सीज भी किया गया, क्योंकि बार बार जबकि समझाया जाता है कि लोग घरों पे ही बैठे, और जिस तरीके से बात करें गवर्नमेंट मुलाजिमों को लेकर तो उनको बताया गया था कि दफ्तरों में काम होगा, मगर साथ ही साथ अब नाजायज फायदा लोगों ने इस चीज का उठा लिया है। यानी लोग घरों से बाहर आते हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में भीड़ भाड़ देखने को मिली। और आज लगातार ये ड्राइव जो है शहर श्रीनगर में देखने को मिली। को लेकर बातचीत करेंगे इरफान की वैक्सीनेशन किस तरह से श्रीनगर के अंदर चल रही है, कश्मीर के अंदर क्या सूरत हाल है वैक्सीनेशन के, क्योंकि खबरें जिस तरह से निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन आला अधिकारियों के साथ जब भी बात की जाती है तो वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं।
एब्सोल्युटली करेक्ट। देखा जाए तो वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, मगर जमीनी स्तर पर अगर बात करें तो आम लोगों की प्रॉब्लम्स जो है वैक्सीन को लेकर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और खुसूसन आज भी हमने देखा जितने भी अस्पताल है, पीएचसी सेंटर्स है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है और वैक्सीनेशन दूर दूर तक नहीं हो रही है। और साथ ही साथ जनता भी सवाल पूछती है और जनता जनार्दन है। और आखिरकार जबकि जमीनी स्तर पर हम देखते हैं वैक्सीन काफी ज्यादा शॉर्टेज है, यहाँ से केसेस की तादाद भी बढ़ रही है, मगर हमें ये बात समझ नहीं आ रही है कि अगर बार बार लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो एडवाइजर है बसीर अहमद खान या दीगर अफसरान बोलते हैं वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है, तो अस्पतालों में हाल ये ऐसा क्यों है, क्यों ये चुप्पी खेली जा रही है? क्योंकि लेकिन लोग जो है इरफान, काफी यहाँ ज्यादा पर परेशान मौके है। पर जिस आला अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है, जो इस वक्त ऑथेंटिक पर्सन वहां पर बने हुए हैं, जाहिर तौर पर उन्हीं की तरफ से यहाँ पर कहना यह है कि श्रीनगर के अंदर सब कुछ माकूल तरीके से चल रहा है, वैक्सीनेशन भी है और कोविड के जितने भी अस्पताल बनाए हुए हैं वहां पर सुविधाएं भी दी जा रही है। लेकिन कश्मीर के अंदर अगर कहीं पर थोड़ी सी चूक हो जाती है तो उसे वहां तूल देने की कोशिश की जाती है। कितनी सच्चाई है? देखिए आशा जी, अगर मैं बात करूं जो कोविन ऐप है, कोविन ऐप पे जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जो लोग रजिस्टर करने के लिए जाते हैं तो वहां पर विंडो जो है बुक मिल रही है। और साथ साथ अगर मैं बात करूं 18 साल से लेकर 45 साल उम्र तक जो रजिस्ट्रेशन करनी है, क्योंकि उनको रजिस्ट्रेशन के बगैर वैक्सीनेशन नहीं होगी, तो वहां पर भी सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि वो विंडो जो है वो बुक बता रही है। प्राइवेट अस्पतालों की अगर बात करें तो वहां आप अप्रोच करने जाते तो वो उनका मानना है कि वैक्सीन शॉर्ट हो गई है। जमीनी हकायक और जमीनी सच्चाई इस वक्त यही है कि लोग परेशान है और लोगों के साथ साथ बात करें तो वैक्सीन शॉट और लोगों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। इरफान, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से सूरत हाल वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी बार बार आरोप जो लगाए जा रहे थे कि श्रीनगर के अंदर वैक्सीनेशन जो है वो मुकम्मल तरीके से हो रही है, लेकिन ग्राउंड पर जिस तरह हम हर दिन आपको बताते हैं कि ग्राउंड पर अगर सही से स्थिति कोई जानता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टर है और रिपोर्टर मुकम्मल तरीके से अपनी रिपोर्ट यहां पर पेश करता है। तो आज रिपोर्टर को बोलने का मौका दिया गया है तो जाहिर तौर पर उनका यही कहना था कि कोई भी काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो कोविन ऐप बनाई गई है वो बुक मिल रही है, वैक्सीनेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो वहां पर वो भी नहीं मिल रही और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी उन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। लेकिन जब आला अधिकारियों के साथ बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि मुकम्मल तरीके से काम श्रीनगर के अंदर भी चल रहा है, जम्मू के अंदर भी चल रहा है, लेकिन कहां पर चल रहा है ये देखने वाली बात है। अब आपको लिए चलेंगे राजौरी और राजौरी से भी तस्वीरें आपको दिखाना बहुत जरूरी है। आप ये समझिए कि जो हेल्थ सेंटर बनाने की बात कही गई थी उसमें कितना काम किया गया। सांगला इलाका है जहां पर पीएचई की बिल्डिंग, यहां पर पीएचसी की बिल्डिंग यानी पब्लिक हेल्थ सेंटर जो है वो बनाया जाना था, लेकिन अभी तक ये बिल्डिंग नहीं बनाई गई है। और आप देखिए कौन सी तस्वीरें आपके सामने यहां पर फ्लैश करने की कोशिश की जा रही है। ये वो पीएचसी सेंटर जिसे बनाना जाना चाहिए था, अभी तक इसका निर्माण तो किया गया लेकिन पूरा काम नहीं हुआ है। तो जाहिर तौर पर सवालिया निशान यहां पर यही खड़ा होता है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग किस तरह से काम कर रहा है। अभी कोरोना चल रहा है और कोरोना को मद्देनजर रखते हुए पब्लिक हेल्थ सेंटर की जरूरत सबसे ज्यादा थी और यहां पर अगर वैक्सीनेशन को लेकर काम करना है तो किस तरह से होगा। ये साफ तस्वीरें आपके सामने पीएचसी सांगला की दिखाई जा रही हैं कि आप देखिए स्वास्थ्य विभाग की पोल किस तरह से खुलती जा रही है। जमशेद मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, जिस तरह से ये पोल सामने पूरे तरीके से स्वास्थ्य विभाग की खुलती हुई नजर आ रही है, किसी आला अधिकारी से बातचीत हुई है कि आखिर ये बिल्डिंग अभी तक क्यों नहीं बनी? जी, आला अधिकारी की जहां तक बात करें वो इस पे बात करने को अभी तक तैयार नहीं है, मगर बड़ा सवाल यह है कि 5 साल पहले 6 साल पहले सांगला में इस पीएचसी का काम शुरू किया गया था, जिसकी 1 साल के अंदर अंदर 4 दीवारी कर गई, मगर उसके बाद इसका काम बंद कर दिया गया। और आज एक छोटे से कमरे में आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह की हालत है। यहाँ पे एक छोटे से कमरे में आप एसी चलाई जा रही है जिसके बाहर जानवर भी बांधे हुए और कई लोगों को इससे मुश्किलें सामने आ रही हैं। हालांकि कोविड-19 के चलते जरा लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि दूर दराज स्कूलों को इस तरह बनाया गया, कोविड सेंटर बनाया गया, अगर ये बिल्डिंग तैयार हुई होती तो कितना लोगों को इससे भी फायदा होता। बिल्कुल, अगर यहाँ महकमा की लापरवाही देखें तो 6 साल में महकमा की तरफ से सिर्फ 4 दीवारी खड़ी की। और बड़ी बात यह है कि जब इसका टेंडर हुआ, इसके टेंडर की कास्ट लगभग 60 लाख रुपए के आसपास बताई गई, जिसमें यह भी बताया गया कि 30 लाख रुपए के आसपास इसमें खर्चा भी कर दिया गया। फिर उसके बाद इसका काम बंद कर दिया, जिससे यहाँ के लोगों में काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। क्या कारण रहा जमशेद कि इसका काम अधर में ही छोड़ दिया गया? बिल्कुल, अगर ये देखा जाए कि इनके काम अधर में रहने के सबसे बड़े कारण रहते हैं यहाँ के फाइनेंशियल और इनके फंड जो होते हैं काम के,
वो पूरी तरह मुहैया नहीं करवाए जाते, उस कारण ये काम रुक जाते हैं। इसको चलते हुए ठेकेदार भी आगे काम नहीं कर पाता। इसके बारे में यही कहा जा रहा है कि इसके फंडिंग भी पूरी तरह नहीं हो पाई, इसकी फंडिंग का पैसा भी इतना अवेलेबल नहीं था, जिस कारण इससे ठेकेदार ने आगे काम नहीं किया, जिसके कारण ये काम बंद हो गया। हालांकि आला अधिकारियों से हमने बात करने की जरूर कोशिश की है, मगर किसी से हमारी बात अभी तक नहीं हो पाई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से सूरत हाल यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर साफ तस्वीरें आप देखिए, ये पब्लिक हेल्थ सेंटर है जिसके बाहर पशुओं को भी बांधा गया है। और अगर आप यहां पर बिल्डिंग की तरफ थोड़ा सा नजर घुमाएं तो आप देखिए कि क्या किसी भी पब्लिक हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग इस तरह से होती है जहां पर आपका ये स्वास्थ्य सुविधाओं वाला काम चलाया जाता है। एक सवालिया निशान पीएचसी की बिल्डिंग पर भी लगता हुआ नजर आता है और स्वास्थ्य विभाग पर भी लगता हुआ नजर आता है कि यहां पर फाइनेंशियल जो सेटअप है वो क्यों नहीं हुआ और मुकम्मल तरीके से काम को पूरा क्यों नहीं किया गया। अगर ये बिल्डिंग पूरी तरह से सही होती तो कोविड सेंटर के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता था। आगे बढ़ जाएंगे और अब आपको लिए चलेंगे बारामूला, और बारामूला से भी आपको दिखा देंगे कि किस तरह से बारामूला जिले के अंदर भी सूरत हाल यहां पर बनते हुए नजर आएंगे। क्योंकि ज्यादा तौर पर वैक्सीनेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो साफ तौर पर वहां से भी खबरें यही निकलकर सामने आ रही थी कि वैक्सीनेशन जो है वो मुकम्मल तरीके से नहीं हो रही है, लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। और जाहिर तौर पर सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर किस तरह से काम जो है वो बारामूला के अंदर चल रहा है। पहले भी बारामूला के डीसी से भी बातचीत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पल्ला झाड़ दिया गया और बात करने के लिए वो सामने आते हुए नजर नहीं आए। उसके साथ ही एडिशनल डीसी से बातचीत की गई, लेकिन साफ तौर पर अब यहां पर नोडल ऑफिसर जो कि कोविड नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर नवीद, उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर जिला बारामूला के अंदर कोविड को लेकर क्या कुछ काम चल रहा है। सर, किस तरह से काम चल रहा है बारामूला जिले के अंदर? बारामूला जिले में जहाँ तक कोविड का ताल्लुक है, हमने पूरी तैयारी करके रखी हुई है, तो हमें आने वाले दिनों में कोई भी इस किस्म की दिक्कत नहीं होने वाली है, जैसा कि बाहर कहीं पे अगर दिखने में हो रही है। जहाँ तक ये है बेड कैपेसिटी का ताल्लुक है, तो लगभग 500 के करीब ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड यहाँ पे। वैक्सीनेशन पूरे तरीके से मिल रही है लोगों को वहां पर? वैक्सीनेशन भी हमने जो टारगेट ग्रुप है उसमें हमने लगभग 50। लेकिन सर, आरोप आप लोगों पर ये है कि जो वैक्सीनेशन लाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर वहां पर काम कर रहे हैं वो अपने रिश्तेदारों में बांट रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी प्रॉपर इस पे मॉनिटरिंग है, हमारी टीम्स बनी हुई है जो वैक्सीन करवा रही हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, PRIs की इन्वॉल्वमेंट है, वो सबकी कोऑर्डिनेशन में हो रहा है। ये जो भी किसी ने भी ये आरोप लगाया, ये आरोप बिल्कुल सही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नोडल ऑफिसर जो कि कोविड नोडल ऑफिसर थे डॉक्टर नवीद, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं और पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिला बारामूला के अंदर स्वास्थ्य विभाग के अंदर जितने भी काम कर रहे हैं कर्मचारी, उन पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर मुकम्मल तरीके से जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई करते हुए नजर आ रहे हैं, वैक्सीनेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। इरशाद भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, आपने खुद सुना कि यहाँ पर नोडल ऑफिसर का क्या कुछ कहना था, कितनी सच्चाई थी बात में? जी बिल्कुल आशा जी, अगर हम शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला की बात करें, लगातार जो है यहाँ पे कोरोना वायरस के जो मामले सामने आते हैं, कल भी तकरीबन 236 के करीब जो है मामले सामने आए। आज भी तकरीबन हेल्थ महकमे की तरफ से सुबह से तकरीबन 70 से ज्यादा जो टेस्ट किए गए। RT-PCR चाहे रैपिड की बात करें, उनमें से तकरीबन 10 लोग जो है मस्बत पाए गए। इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे जो वैक्सीन की काफी कमी है। हालांकि अगर एक तरफ से जिला इंतजामिया के साथ साथ सूबाई इंतजामिया ये कहते आ रहे हैं कि यहाँ पे जो है हर एक जिले में जो है वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीन मौजूद है। ताहम जिले बारामूला में जो है वैक्सीन जो अपने रिश्तेदारों में वैक्सीन को बांटने की बात कही गई है, इरशाद, उसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि नोडल ऑफिसर पूरी तरह से पल्ला झाड़ गए हैं। जी बिल्कुल आशा जी, अगर हमने जिले बारामूला के मुख्तलिफ लोगों के साथ बात की, या हमने GMC बारामूला का मुआयना किया या ओल्ड हॉस्पिटल है वहाँ का मुआयना किया, वहाँ पे हम गए, लोगों के साथ बात की, इंतजामिया के आला अफसरान है उनके साथ बात की या डॉक्टर्स के साथ बात की, उनका यही कहना है कि अभी जो है वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन जो है वो पीछे से ही शॉर्टेज है। अगर यहाँ पे कल जो है LG के जो एडवाइजर बशीर खान, इन्होंने जो है शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला में आए और उन्होंने जो है जिला इंतजामिया के साथ यहाँ पे मीटिंग की। हालांकि उस मीटिंग में यही कहा गया कि हर एक जो है यहाँ पे चीज जो है
वो वागुजार होनी चाहिए, मगर यहाँ पे अगर ग्राउंड जीरो की बात करें, यहाँ पे जो है और इसीलिए इरशाद आपके डीसी जो हैं वो बात नहीं कर रहे हैं, एडिशनल डीसी बात नहीं कर रहे हैं और जिम्मा यहाँ पर डाल दिया गया है नोडल ऑफिसर पर, जिन्होंने पूरी तरह से पल्ला झाड़ दिया है कि मुकम्मल तरीके से वैक्सीन जो है वो मिल रही है। लेकिन आप बहुत अच्छे से तस्वीर वहां पर जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इरशाद पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जिला बारामूला के अंदर से भी किस तरह से तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आई थी, लेकिन आपने देखा कि जो जितने भी आला अधिकारी हैं वो किस तरह से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जल्दी जल्दी से लद्दाख की तस्वीरें दिखा देंगे क्योंकि इस समय का अभाव है और जाहिर तौर पर आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि लद्दाख के अंदर भी वैक्सीनेशन का काम जो है वो चल रहा है। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता हुसैन खालू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हुसैन, किस तरह से काम चल रहा है लेह के अंदर? बिल्कुल हुसैन, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 जल्दी से बताइए कि किस तरह से वैक्सीनेशन का काम वहां पर चल रहा है। जी 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 जिस तरह बिल्कुल आपने अभी फरमाया, ऐसा कि हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों की तरह लद्दाख में भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है, जिस तरह अबाव 60 और अबाव 45, तो अभी आज से अबाव 18 इयर्स के लिए वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, जिसमें पहले फेज में तमाम एम्प्लॉइज को रखा गया है। तो जो आज प्रोसेस शुरू हो चुके हैं उसमें अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल किसी तरह की कोई समस्या लेह लद्दाख के अंदर खालू? अभी तक कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल बढ़ चढ़ के जो है इस प्रोसेस में लोग बिल्कुल जोर व शौक से। चलिए हुसैन, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हुसैन खालू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे लेह से, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से 18+ के जितने भी उम्र के लोग हैं उन्हें भी वैक्सीनेशन लगाना शुरू कर दिया गया है और मुकम्मल तरीके से काम लद्दाख के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।